नमस्कार, ये सिनेमा सारांश। आज हम देखने जा रहे हैं 2016 फिल्म हैंडमेडन स्पॉयलर्स अहेड। देखें और एंजॉय। 1930 का दशक था और जापानियों ने कोरिया पर कब्जा कर लिया था। जापानी कब्जे के तहत जीवन कठिन था, खासकर आम कोरियाई लोगों के लिए। एक गरीब कोरियाई लड़की अपने परिवार को अलविदा कहती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि उसे कुछ समय के लिए उन्हें छोड़ना होगा। पता चला कि वह एक जापानी उत्तराधिकारिणी की निजी नौकरानी या अधिक सटीक रूप से दासी बनने के लिए उन्हें छोड़ देती है। कार में कुछ समय बिताने के बाद वह एक विशाल हवेली में पहुंचती है, जहां उसकी भाभी मालकिन और उसका प्रमुख परिवार रहता है। ठंडी हेडमेड सासाकी उसका अभिवादन करती है और अपना परिचय ओगजू के रूप में कराती है, जो एक आम कोरियाई लड़की है जो जापानी उत्तराधिकारिणी की नई दासी के रूप में काम करेगी। फिर सासाकी उसे सुरुचिपूर्ण पश्चिमी जापानी शैली की हवेली के चारों ओर दिखाती है और बुनियादी नियमों को समझाती है। उसका मुख्य काम लेडी हिडेको को उनके दैनिक जीवन में जो कुछ भी चाहिए उसमें मदद करना है। चूंकि पहले से ही रात है, वह सीधे बिस्तर पर चली जाती है और सुबह सबसे पहले लेडी हिडेको से अपना परिचय कराने की योजना बनाती है। अचानक ओगजू को आधी रात में एक चीख सुनाई देती है। वह अपने छोटे से सोने के स्थान से आवाज की ओर दौड़ती है। पता चला कि लेडी हिडेको को अभी एक बुरा सपना आया है। वह डरी हुई दिखती है और ओगजू को अपनी पागल चाची के बारे में बताती है, जिसने हवेली के ठीक बगल में बड़े चेरी के पेड़ पर फांसी लगा ली थी। हालांकि यह लेडी हिडेको से उसकी पहली मुलाकात है। वह अपनी मालकिन को शांत करने और उसे वापस बिस्तर पर सुलाने की पूरी कोशिश करती है। सुबह दूसरी नौकरानियों में से एक उसके एक तरफ के जूते छिपाकर उसके साथ मजाक करती है। इस वजह से ओगजू लेडी हिडेको से पहली बार औपचारिक रूप से अपना परिचय कराते समय केवल अपना बायां जूता पहनती है। डरी हुई छोटी लड़की, जिसे उसने कल रात वापस बिस्तर पर सुलाया था, अब एक उचित, सुरुचिपूर्ण और आकर्षक महिला की तरह दिखती है। फिर ओगजू लेडी हिडेको को अपनी पिछली मालकिन का एक संदर्भ पत्र दिखाती है, ताकि वह दिखा सके कि वह कितनी सक्षम है। लेडी हिडेको उसे पत्र पढ़ने के लिए कहती है, लेकिन कोरियाई और जापानी दोनों बोलने में सक्षम होने के बावजूद ओगजू अनपढ़ है। इससे ओगजू थोड़ी चिंतित हो जाती है, लेकिन लेडी हिडेको को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सिर्फ इतना चाहती है कि ओके हमेशा उसके प्रति सच्चा रहे। ओगजू को केवल एक जूता पहने हुए देखने के बाद लेडी हिडेको उसे अपने संग्रह से जूतों की एक नई जोड़ी देती है। उसके बाद लेडी हिडेको अपने पठन अभ्यास सत्र में जाती है और उसे दोपहर में अपने पास आने के लिए कहती है। इससे ओगजू को लगता है कि ठंडी लेकिन सुरुचिपूर्ण और अकेली राजकुमारी जैसी दिखने वाली लेडी हिडेको अपने पीछे एक दयालु और देखभाल करने वाला स्वभाव छिपाती है। अकेले रहने पर वह और अधिक जिज्ञासु हो जाती है और लेडी हिडेको के कमरे की खोज करती है। वह तरह तरह के कपड़े पहनती है और तरह तरह के एक्सेसरीज के साथ सावधानी से खेलती है। ऐसा लगता है कि वह अपने नए काम के माहौल का आनंद ले रही है। निर्देशानुसार ओगजू दोपहर में खेलना बंद कर देती है और लेडी हिडेको से मिलने वाचनालय में जाती है। वह हवेली के मालिक से पहली बार मिलती है, जो चाचा कोजुकी हैं। वह एक सन की व्यक्ति है जिसकी जीभ स्याही चाटने की आदत के कारण काली है, लेडी हिडेको के विपरीत, जो पूरी तरह से जापानी वंश की है। चाचा कोजुकी वास्तव में कोरिया से हैं, लेकिन उन्होंने लेडी हिडेको की दिवंगत पागल चाची से शादी की, जिन्होंने चेरी के पेड़ पर फांसी लगा ली थी। लेडी हिडेको के दिवंगत माता पिता की अनुपस्थिति के कारण चाचा कोसुकी हवेली के मालिक बन जाते हैं। भले ही लेडी हिडेको असली उत्तराधिकारी हैं, एक कोरियाई व्यक्ति के रूप में जिसने जापानियों को कोरिया पर कब्जा करने में मदद की, जापानियों ने उसे एक सोने की खदान का नियंत्रण दे दिया। फिर वह इस धन का उपयोग महंगी दुर्लभ पुस्तकों के प्रति अपने जुनून को पूरा करने के लिए करता है। अपने पठन अभ्यास के बाद लेडी हिडेको एक महत्वपूर्ण अतिथि की उम्मीद कर रही है, इसलिए वह ओगजू को खुद को ताजा करने के लिए एक गर्म स्नान तैयार करने के लिए कहती है। उसे स्नान करने में मदद करते हुए ओगजू को एहसास होता है कि लेडी हिडेको की सुंदरता कितनी शानदार है और वह इससे मोहित हो जाती है। वह लगभग खुद को नियंत्रित नहीं कर पाती है, लेकिन फिर वास्तविकता में वापस आ जाती है। उसके तुरंत बाद मेहमान आ गया है। वह काउंट फुजिवारा हैं, जो एक जापानी रईस हैं, जो लेडी हिडेको के पेंटिंग शिक्षक भी हैं। उन्होंने ही ओगजू को वहां काम करने के लिए रेफर किया था। लेडी हिडेको को बधाई देने के बाद काउंट फुजिवारा अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं, लेकिन अचानक वह ओगजू को अपने कमरे में अकेले बुलाते हैं। ओगजू का असली नाम सूकी है,
वह एक अनाथ है जिसे चोरी के सामान की महान वितरक मिस बॉक्सिन ने पाला है। सूकी की अपनी मां भी एक महान चोर थी। वह जेब काटना और स्टैंप बनाना सीखकर बड़ी होती है। ऐसी अन्य अनाथ लड़कियां भी हैं जिन्हें मिस बॉक्सिंग ने पाला है। काउंट फुजिवारा भी एक धोखेबाज है जो वास्तव में जापानी भी नहीं है। वह मिस बॉक्सिन के समूह के पास जाता है और उन्हें अपनी चालाक योजना में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। उसने एक निश्चित अकेली जापानी उत्तराधिकारिणी लेडी हिडेको की पहचान की है, जिससे वह उसकी संपत्ति हड़पने के लिए शादी करना चाहता है। वह सूकी को एक दासी के रूप में काम करने, कान बनने और लेडी हिडेको को धीरे से काउंट फुजिवारा से प्यार करने के लिए मनाने के लिए कहता है। सूकी उसकी योजना में शामिल होने के लिए सहमत हो जाती है, जिसके बदले में फुजिवारा विरासत से कुछ पैसे देने का वादा करता है। फुजिवारा को विरासत मिलने के बाद वह लेडी हिडेको को पागल घोषित करने और फिर उसे मानसिक अस्पताल भेजने की योजना बनाता है। उनके लिए जापानी आक्रमणकारी हैं जो उन्हें पीड़ित करते हैं, इसलिए यह सिर्फ एक छोटा सा बदला है। कमरे में वापस काउंट फुजिवारा सूकी को लेडी हिडेको को एक बॉक्स देने के लिए कहता है, जिसके अंदर एक सुंदर नीली स्पिनल बाली और एक निजी पत्र है। यह लेडी हिडेको का दिल पिघलाने की कोशिश करने के लिए एक उपहार है। इसे प्राप्त करने के बाद लेडी हिडेको इसे रात के खाने के लिए पहनती है, जिससे वह अपनी सुरुचिपूर्ण सफेद पोशाक में शानदार दिखती है। सूकी खुद को लेडी हिडेको की सुंदरता की प्रशंसा करने से नहीं रोक पाती है। रात के खाने के बाद लेडी हिडेको थोड़ी नशे में हो जाती है। वह एक सुरुचिपूर्ण काली पोशाक पहनती है और सूकी को नीली स्पिनल बाली पहनने देती है, जिससे सूकी भी उसकी तरह खूबसूरत दिखने लगती है। सूकी लेडी हिडेको के इस पक्ष का आनंद लेती है और अपनी मालकिन के साथ खेलती है। लेडी हिडेको के साथ सूकी का जो बंधन बना, उससे सूकी को योजना के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन वह यथासंभव इसमें बने रहने की कोशिश करती है, जब तक कि एक दिन वह गलती से काउंट फुजिवारा और लेडी हिडेको को जंगल में जुनून से किस करते हुए नहीं देख लेती। किसी कारण से यह उसे भ्रमित करता है और उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। वह जल्दी से वापस अपने कमरे में भाग जाती है। रात में लेडी हिडेको सूकी को अपने साथ बिस्तर पर चलने के लिए कहती है। वह सूकी को बताती है कि काउंट फुजिवारा ने उस दिन पहले उसे प्रपोज किया था, लेकिन वह नहीं जानती कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है। सूकी तुरंत सोचती है कि यह तब हुआ होगा जब उन्होंने जंगल में जुनून से किस किया था। कैसे प्रतिक्रिया करनी है, इस बारे में अनिश्चित सूकी सावधानी से आगे बढ़ती है। फिर लेडी हिडेको पूछती है कि क्या सूकी को पुरुषों के साथ अनुभव है और उससे उसे सिखाने के लिए कहती है। अपनी वासना से ललचाई सूकी लेडी हिडेको को होठों पर चूम लेती है। वह उसे छूती है, उसे गले लगाती है और एक चीज दूसरी चीज की ओर ले जाती है और वे नियंत्रण खो बैठते हैं और रात भर एक दूसरे का आनंद लेते हैं, जो एक दासी और उसकी मालकिन के बीच एक निषिद्ध कार्य है। अगले दिन काउंट फुजिवारा अपना प्रयास जारी रखता है और अधिक साहसी हो जाता है। शायद वह कल के चुंबन को एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखता है और लेडी हिडेको को निगलने की योजना बनाता है। सूकी इसके बारे में जानती है और इसे रोकती है। इससे निश्चित रूप से काउंट फुजिवारा नाराज हो जाता है। वह सूकी को योजना और अंत में मिलने वाले मीठे इनाम के बारे में याद दिलाता है। हालांकि वह अब अनिश्चित लगती है, सूकी अंततः योजना को जारी रखने के लिए सहमत हो जाती है, जब तक कि काउंट फुजिवारा लेडी हिडेको के प्रति अपनी वासना को बहुत दूर तक नहीं खींचता है। उस दिन बिस्तर पर जाने से पहले सूकी को लगता है कि यह बेहतर है कि लेडी हिडेको जल्द ही प्रस्ताव स्वीकार कर ले, इससे पहले कि काउंट फुजिवारा उसे और भ्रष्ट कर सके। इसलिए वह लेडी हिडेको के पास जाती है और प्रस्ताव स्वीकार करने का सुझाव देती है, लेकिन लेडी हिडेको अब प्रस्ताव से ज्यादा परेशान नहीं दिखती है। वह कहती है कि जब तक सूकी उसके साथ हवेली में है वह खुश है। फिर वह सूकी से पूछती है कि क्या उसे तब भी प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए जब वह किसी और से प्यार करती हो। अब इस सवाल के बारे में अनिश्चित सूकी उसे प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए और भी अधिक मनाती है। सूकी की प्रतिक्रिया से किसी तरह लेडी हिडेको निराश हो जाती है। वह सूकी को थप्पड़ मारती है और उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। अगले दिन लेडी हिडेको अंततः काउंट फुजिवारा का प्रस्ताव स्वीकार करने का निर्णय लेती है। इससे खुश होकर काउंट फुजिवारा तुरंत शादी की योजना बनाता है। लेडी हिडेको सूकी की मदद से उस दिन हवेली से भाग जाती है जब चाचा कोजुकी कोरिया से व्यवसाय के लिए बाहर होते हैं। वे गुप्त शादी करने के लिए जापान जाते हैं। यात्रा के दौरान सूकी ने देखा कि लेडी हिडेको लगातार उसे देख रही है। हालांकि उसके दिल के लिए यह मुश्किल है।
वह इसे अनदेखा करने की कोशिश करती है। अंत में लेडी हिडेको और काउंट फुजिवारा एक छोटे से दूरस्थ जापानी मंदिर में शादी करते हैं। रात में जब सूकी लेडी हिडेको को उसकी पहली रात के लिए तैयार कर रही होती है, तो लेडी हिडेको उसे आखिरी बार चूमने की कोशिश करती है, लेकिन सूकी मना कर देती है। सूकी अपने दिल में कड़वी भावना को पूरी रात सहती है, क्योंकि वह उस कमरे के बगल में सोती है जहां लेडी हिडेको को काउंट फुजिवारा द्वारा खाया जा रहा है। सुबह सूकी लेडी हिडेको को देखने जाती है। वह जो देखती है उससे उसे नफरत होती है, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब वह केवल काउंट फुजिवारा के विवाह को प्रमाणित करने और लेडी हिडेको की विरासत को भुनाने का इंतजार कर सकती है। समय बीतने के साथ सूकी को डर है कि लेडी हिडेको सचमुच पागल हो जाएगी। सराय का मालिक काउंट फुजिवारा की ओर से उन पर नजर रख रहा है, इसलिए एक साथ भागना संभव नहीं है। अंत में काउंट फुजिवारा गहनों और नकदी से भरा एक बैग लाता है, जो उनकी योजना के लिए एक पूर्ण विजय है। सूकी मिलीजुली भावनाओं के साथ अपना हिस्सा स्वीकार करती है। अब उन्हें बस लेडी हिडेको को एक मानसिक अस्पताल में डालना है। उसके तुरंत बाद मानसिक अस्पताल के मनोचिकित्सक सूकी का साक्षात्कार करने आते हैं। वे उससे लेडी हिडेको की स्थिति के बारे में पूछते हैं। काउंट फुजिवारा और सूकी के साथ मिलकर उन्हें समझाना आसान होगा। उनकी योजना काम कर रही है और वे अब एक मानसिक अस्पताल के बाहर हैं। सूकी मानसिक अस्पताल के अंदर से चीख सुनकर लेडी हिडेको को आखिरी बार गले लगाती है और चौंक जाती है। वह खाली निगाहों से कुछ कदम पीछे हट जाती है। बिना कुछ जाने वह काउंट फुजिवारा और सूकी की चालाक योजना का शिकार बन गई है। अप्रत्याशित रूप से लेडी हिडेको को पकड़ने के बजाय वे सूकी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि सूकी ही लेडी हिडेको है। वह उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि लेडी हिडेको वह नहीं है, लेकिन काउंट फुजिवारा और लेडी हिडेको वहीं खड़े रहते हैं और उन्हें सूकी को लेडी हिडेको के नाम से हिरासत में लेने के लिए कहते हैं। उसे तुरंत एहसास होता है कि उसे काउंट ने धोखा दिया है फुजिवारा और संभवतः लेडी हिडेको ने भी। लेकिन क्या यह सच है? सच्चाई का पता लगाने के लिए आइए कुछ साल पीछे चलते हैं। लेडी हिडेको ने अपनी मां को जन्म के तुरंत बाद खो दिया था। कोई पिता मौजूद नहीं था, इसलिए उसे चाचा कोजुकी द्वारा सख्ती से पाला गया था। वह एक कोरियाई व्यक्ति है जिसने उसकी मां की बहन से शादी की है। अंकल कोसुके एक दुर्लभ पुस्तक प्रेमी हैं, लेकिन वे अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो दुर्लभ कामुक कला और पाठ में माहिर हैं। लेडी हिडेको अपने चाचा के साथ नियमित रूप से जो पढ़ती है, वह वास्तव में उसे क्रूर पोर्नोग्राफी पढ़ना सिखा रही है। जब वह छोटी थी तो उन्होंने कामुक कला के लिए धन जुटाने के लिए पुस्तकों और कला की नीलामी की। उसकी चाची ने संग्रहकर्ताओं को कामुक पुस्तकें पढ़ी। उन्होंने पैसे और किताबें इकट्ठा करने के लिए जाली दस्तावेज भी बनाए। एक दिन चाचा कोजुकी ने उसकी चाची को भागने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया, इसलिए उसने उसे तहखाने में एक गुप्त यातना कक्ष में प्रताड़ित किया। मनोवैज्ञानिक और शारीरिक शोषण धीरे धीरे हिडेको की चाची के मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर देता है, जो अंततः यार्ड में एक पेड़ से लटकी हुई पाई जाती है, और इसलिए लेडी हिडेको नीलामियों के लिए पाठक के रूप में पदभार संभालती है। चाचा कोजुकी विरासत के पैसे को सुरक्षित करने के लिए समय आने पर अपनी भतीजी से शादी करने की भी योजना बनाता है। काउंट फुजिवारा ने शुरू में अकेले योजना को अंजाम देने की योजना बनाई थी। वह अपनी नीलामियों में से एक में चाचा कोजुकी के पास जाता है और कला जालसाजी के कौशल के साथ एक जापानी रईस होने का दावा करता है। इसीलिए चाचा कोजुकी उसे अपने लिए कला को जाली बनाने के लिए काम पर रखता है। फिर वह चाचा कोजुकी को उसे लेडी हिडेको के लिए पेंटिंग शिक्षक बनने देने के लिए मना लेता है, लेकिन लेडी हिडेको के साथ बातचीत करने के बाद उसे पता चलता है कि वह भोली और पत्थर दिल वाली नहीं है। उसके साथ प्यार में पड़ने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए इसके बजाय वह लेडी हिडेको से संपर्क करता है और उसे सच्चाई बताता है। वह उसे इस अपमानजनक जीवन से दूर करने की योजना का प्रस्ताव रखता है। वह एक भोली लड़की लाएगा जो एक दासी के रूप में आएगी और उसे यह सोचने के लिए धोखा देगी कि वह है जो घोटाला कर रही है। एक बार जब वे शादी कर लेंगे तो लेडी हिडेको दासी के साथ पहचान बदल लेगी और वे दासी को एक मानसिक अस्पताल भेज देंगे। इससे लेडी हिडेको को दासी के जीवन की कीमत पर अपनी स्वतंत्रता मिल जाएगी। फिर विरासत के पैसे को काउंट फुजिवारा के साथ विभाजित कर दिया जाएगा। ऐसी एक उत्तम योजना सुनकर लेडी हिडेको सहमत हो जाती है। सूकी के हवेली में आने के बाद से लेडी हिडेको पहले से ही अपने दिमाग की स्थिति को झूठी योजना पर विश्वास करने के लिए तैयार करने के लिए अभिनय कर रही है।
वह सूकी को और अधिक भोला बनाने के लिए अपने सभी कपड़े और गहने सूकी को दिखाती है। फुजिवारा लेडी हिडेको को भोली होने का अभिनय करने का निर्देश देता है, लेकिन उससे प्यार में पड़ने में संकोच करता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सूकी कामदेव की भूमिका निभाने के अपने काम में व्यस्त रहे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से लेडी हिडेको और सूकी के बीच केमिस्ट्री विकसित हो जाती है। वे एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। एक मालकिन और उसकी नौकरानी के लिए एक निषिद्ध एहसास है। पता चला कि जिस रात लेडी हिडेको ने सूकी को थप्पड़ मारा था, उसने अपनी चाची का पीछा करने की कोशिश की थी और उसी पेड़ से खुद को लटकाने की कोशिश की थी जहां उसकी चाची ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। सौभाग्य से सूकी ने देख लिया और उसके मूर्खतापूर्ण कृत्य को रोक दिया। इस बीच सूकी सब कुछ साफ कर देती है और लेडी हिडेको के प्रति अपनी सच्ची भावना का इजहार करती है। वह उसे काउंट फुजिवारा की योजना के बारे में भी बताती है। अब वह यह सुनकर खुश है कि सूकी की सच्ची भावना क्या है। लेडी हिडेको भी सब कुछ साफ कर देती है और सूकी के प्रति अपनी भावना का इजहार करती है। इसके अलावा वह सूकी को काउंट फुजिवारा की वास्तविक योजना के बारे में भी बताती है। वे मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला करते हैं। वे चाचा कोजुकी के सभी शापित संग्रहों को नष्ट करके शुरुआत करते हैं। उसके बाद वे वही करते हैं जो काउंट फुजिवारा ने योजना बनाई है। कोरिया से जापान तक की यात्रा के दौरान वे गुप्त रूप से सभी प्यार भरे अभिनय करते हैं और लेडी हिडेको की पहली रात के बिस्तर पर खून केवल नकली खून होता है, ताकि काउंट फुजिवारा को यह विश्वास हो सके कि वे अभी भी सूकी को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सूकी भी तैयारी के साथ पागलखाने आती है। वह आग लगाती है और अराजकता के बीच भाग जाती है। इस बीच अभी भी यह मानते हुए कि उसकी योजना काम कर गई है, काउंट फुजिवारा लेडी हिडेको को एक शानदार रात्रि भोज पर ले जाता है। वह अब उसे वास्तव में प्रपोज करता है, लेकिन लेडी हिडेको मुश्किल से मिलती है और कामुकता से अभिनय करती है। वह उसे होटल में लुभाती है और उसकी शराब में दिल का अफीम मिला देती है। जब काउंट फुजिवारा बेहोश हो जाता है तो वह सारा पैसा ले लेती है और भाग निकली सूकी से मिलने जाती है। अपनी भतीजी को खोने और एक मूल्यवान संग्रह को नष्ट करने के साथ चाचा कोजुकी एक खोज दल भेजता है। उसका एकमात्र संदिग्ध काउंट फुजिवारा है। खोज दल बेहोश काउंट फुजिवारा को ढूंढता है और उसे वापस हवेली में ले आता है, उसी तहखाने में जहां चाचा कोजुकी ने अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया था। वह काउंट फुजिवारा से पूछताछ करता है, ये जानते हुए कि चाचा कोजुकी वैसे भी उसके शरीर को काट देगा। अंत में और उससे भी बढ़कर उसके निजी अंग से शुरू करके वह चाचा कोजुकी को उसे आखिरी बार धूम्रपान करने देने के लिए बरगलाता है। उसके पास अपने मामले में 3 हरे रंग की सिगरेट हैं जो पारा से जहर हैं। गैसीय पारा जहर काउंट फुजिवारा को उस यातना से बचाता है जिसे वह सहने वाला है और उन दोनों को मार डालता है। वहां से दूर सूकी और लेडी हिडेको अपनी पहचान नकली बनाती हैं और सारी विरासत बरकरार रखती हैं और अपनी नई पाई गई स्वतंत्रता के साथ शंघाई भाग जाती हैं। अंत में उन्हें एक दूसरे में अपनी सच्ची खुशी मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।